हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू दी MK जैन क्लासेस। और वंस अगेन आपके सामने हैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। तो बेटा आज मैम भी खुश और आपको भी खुश हो जाना चाहिए क्योंकि टाइटल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही सुंदर और बड़ा ही फुल ऑफ टेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। है ना प्यारा सा चैप्टर, बहुत अच्छा है। डरना नहीं है, मुझे पता है आप लोगों ने अपने दिमाग में क्या बिठा रखा है, द टफेस्ट चैप्टर ऑफ द 12th क्लास, है ना। इट इज़ नॉट दी मोस्ट डिफ़िकल्ट, इट इज़ दी मोस्ट ईजी, आई थिंक सो। अरे बड़ी मुश्किल से तो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर मिल रहा है भाई बायोलॉजी वालों को पढ़ने को, है ना। थोड़ी फीलिंग आएगी आपको कि देखो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं हम लोग। तो इंजीनियर ही तो बनोगे, अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही करनी है हमें इसमें, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, मज़े से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में और मज़ा आएगा आपको। डिफ़िकल्ट पता क्यों लगता है, आप इसको लेके चलते हो हम तो बायो में कुछ और ही पढ़ रहे थे, ये टेक्निक्स वगैरह कहाँ से आ गई, इतनी प्रोसेसेस कहाँ से आ गई, ये क्या हो गया हमारे साथ, गलत हो गया। नहीं, बड़े मज़े से पढ़ेंगे। तो मज़े से पढ़ने के लिए सबसे पहले पता क्या इंपॉर्टेंट होता है, इस चैप्टर का ना एक ओवरव्यू, एक तरह से मैं कहूँगी कि एक सेंट्रल आइडिया मैं इस टॉपिक का आपको दे देती हूँ। और वो सेंट्रल आइडिया बेटा हमारे पास क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज़, क्या करते हैं बायोटेक में पता है आपको। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो करते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी चीज़ हम करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दो चीज़ें करेंगे बस, कुछ भी नहीं। और उसमें करना क्या है, चलो आपको ना थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। चलो क्या करेंगे बेटा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, फिर मैं टेक्निकली स्लाइड्स पे आऊँगी, अभी नहीं। देखो एज दी नेम सजेस्ट, बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स। तो हम कुछ अपनी टेक्निक्स लगाएंगे कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। वो टेक्निक्स लगा के उनको क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, है ना। और वो मॉडिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करें, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। चलो एक आसान सा मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज कीजिए आपको किसी भी पर्सन में उसकी कोई खूबी पसंद है। सपोज़ कर लीजिए किसी की हाइट पसंद है, किसी का कॉम्प्लेक्शन पसंद है, किसी के बाल पसंद हैं, किसी की आंखों का कलर पसंद है, किसी का अंदाज़ पसंद है, कुछ भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं अरे काश ये बात मुझ में भी होती। होता है ना, कई बार हम किसी को देख के बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे भाई काश 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 हम भी ये होते, अरे हम भी ऋतिक रोशन होते, या हम भी जो भी आपका फेवरेट हो, है ना। मेरा फेवरेट है तो मेरे मुंह से निकल रहा है, तो कि हम भी अगर ऐसे होते तो मज़ा आ जाता, ज़िंदगी को किसी और ही अंदाज में जीते। तो आप सपोज़ कीजिए आप किसी की आइज़ के कलर से बड़ा प्रभावित हैं कि हमें तो भगवान ने सिंपल सी ब्लैक आइज़ दी हैं, सिंपल नहीं होती, बड़ी खूबसूरत होती हैं ब्लैक आइज़, है ना। तो है ना, मान के चलते हैं कि आपको किसी की लाइक ऋतिक रोशन की आइज़ है ना, थोड़ी डीप आइज़, आई डोंट नो दी एग्जैक्ट कलर, है ना, लाइट ब्राउन कलर की। सपोज़ कीजिए, चलो हम ब्राउन या हम एक्सट्रीम कलर ले लेते हैं, कि किसी की ब्लूइश कलर की आइज़ है, ब्लू आई है। और आप चाहते हो भाई मैं तो गोरा चिट्टा गबरू जवान, या कोई लड़की कहे अरे मैं कितनी अच्छी सुंदर हूँ, बस एक आंखें और भगवान हल्की सी नीली देता, अरे कितने सुंदर होते हैं हम, है ना। तो आप ये देख लीजिए किस पर्सन के अंदर आपने वो ब्लू आई के जीन देखे। तो आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये पॉसिबल है कि आप ये कैरेक्टर अपने अंदर ला पाए। सपोज कर रहे हैं, वैसे बड़े लोअर लेवल पे होता है ये, ऐसा नहीं कि बड़े हो के हम किसी का खून करने निकल पड़े, उसकी ब्लैक आई का जीन हम निकाल लेंगे, नहीं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये तो मैंने वैसे एक फ़न के तौर पे एक एग्जांपल ले लिया। हम चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे बेटा हम एग्जांपल ले लेते हैं, रोज़ की वैरायटी है, ये इसी को चल ले दे, है ना, जिसको मान के चलो, चलो यही ले लेते हैं, है ना, ये अच्छा लग रहा होगा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो ब्लू आई कलर है, और वो ब्लू आई कलर किस वजह से होगा, उस पर्सन के पास उस ब्लू आई कलर के लिए जीन होगा। जेनेटिक्स पढ़ के आ रहे हो, इतना हम सबको पता है। तो ब्लू आई कलर क्यों है, क्योंकि उसके पास ब्लू आई का जीन है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब ये जीन उसके पास है, उसकी हर सेल के अंदर डीएनए है, हर डीएनए के अंदर ये जीन प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी तरह से मैनेज कर लेना, इस पर्सन का हम सेल ढूंढ लें, उसका कोई हेयर फॉलिकल ढूंढ लो, पता है ना, सेल हमने सारी फॉरेंसिक करके आए हुए हैं हम जेनेटिक्स में, कि किसी भी तरह से उसका सैंपल हमें मिल जाए कोई भी लाइव, उसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर इस ब्लू आइड पर्सन की कोई हमें सेल मिल जाए, कोई भी लिविंग टिश्यू मिल जाए इसका, तो उसमें से हम क्या कर लेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट हिज और हर डीएनए। तो डीएनए की क्या करवा लेंगे हम वहाँ से एक्सट्रैक्शन। फिर हम डीएनए में देख लेंगे, क्योंकि हमने पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया है, हमें पता है हमारे जीनोम के अंदर कितने जीन हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस कलर, मतलब किस किस कैरेक्टर के लिए जीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सारी सीक्वेंसिंग हमने जीनोम की कर रखी है, हमें सब कुछ पता अपने जीनोम के बारे में।
तो उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस डीएनए में हम ढूंढ लेंगे कि आई कलर का, ब्लू आई कलर का ये जो जीन है, ब्लू आई कलर जीन है जो, वो कहाँ पे है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको बार बार ब्लू आई कलर जीन लिखेंगे ना बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी की भाषा में हम पता है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नाउ नोन एज द डिजायरेबल जीन, क्योंकि हमें डिजायर है ना, डिजायरेबल जीन। डिजायर किस चीज़ की है भैया, हमारी आंखें भी बस नीली हो जाएं तो डिजायरेबल जीन बोलेंगे बेटा हम इसको। तो ये जीन हमने ले लिया, इस जीन को हमने क्या कर लिया, इस जीन को हमने वहां से रिमूव कर लिया डीएनए से। पॉसिबल है आज के टाइम में ये सब कुछ, जीन को निकाला और फिर क्या किया, इस जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया इनटू द होस्ट जीनोम, जो इस जीन को अपनी बॉडी में चाह रहा था उसके अंदर डाल दिया। फिर ये जीनोम जब होस्ट, मतलब ये जीन जब होस्ट के जीनोम से जुड़ जाएगा, फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसकी रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेंगे, और अकॉर्डिंगली कैसे प्रोटीन बनेंगे, ब्लू आई कलर के प्रोटीन बनेंगे। लेकिन आपको पता है बड़े होने के बाद ये थोड़ा सा टीडीएस है। मतलब इस तरह का हम कुछ करते हैं इस प्रोसेस में कि अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चीज़, हमें उसका कैरेक्टर पसंद आ रहा है तो हम उसको वहाँ से निकालते हैं और अपनी डिज़ायर्ड होस्ट के अंदर, होस्ट क्या होता है जिसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब ये जीन इसके अंदर डायरेक्टली भी एंटर हो सकता है और कई बार किसी मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। वो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे ना बेटा हम करते रहेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल था ऐसे ही। अब यहाँ पे ना एक बड़ा कारगर और लाइव एप्लीकेशन है, वो आप सुनते हो ना आजकल, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। क्या है ये बीटी? अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, माइक्रोबियल वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, माइक्रोब इन दी ह्यूमन वेलफेयर। तो बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल? बीटी क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, और वो एक बैक्टीरिया है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसके पास स्पेशलिटी किस चीज़ की है? इसके पास है बेटा क्या? इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन। तभी हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे? एज बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ कर रहे थे फॉर आर क्रॉप्स। और कौन सी क्रॉप के लिए बेसिकली यूज़ हुआ था? कॉटन के लिए। तो कॉटन की क्रॉप को ना बड़ी जल्दी पेस्ट लग जाता है, उसको ख़राब करता है। कॉटन का लिंट इंडेक्स जो है बहुत कम हो जाता है। जब कॉटन के फ्लावर से हमें लिंट ही नहीं मिल रहा तो उसकी खेती करने का क्या फ़ायदा है ना। कपास का फूल समझ रहे हो ना, कॉटन मीन्स कपास का जो हम फूल करते हैं जिससे ये कॉटन वॉटन और सब थ्रेड्स वगैरह हमारे पास बन रहे हैं। तो वो हमारा जो ईल्ड है वो ख़राब हो रहा है क्योंकि कीड़ा लग जाता है उसको। जब वो फ्लावर खिलता है उसमें लिंट आने लगता है तो वो कीड़ा उसको लग के लिंट इंडेक्स को लो कर देता है। तो कैसे करें? तो जो ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के, अगर हम उस प्लांट के ऊपर स्पोर्स मतलब स्प्रे कर दें इन स्पोर्स को, तो जब भी वो पेस्ट के, क्योंकि वो पेस्ट उसके ऊपर ही घूमेगा प्लांट के ऊपर, तो वो इन बीटी के स्पोर्स को भी इंजेस्ट कर लेता है। बीटी उसके अंदर गया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, और वहाँ जाके वो उसकी बॉडी के अंदर क्या बनाता है? क्राई प्रोटीन्स, क्रिस्टल प्रोटीन्स। और उन क्रिस्टल प्रोटीन की वजह से उस पेस्ट की क्या हो जाती है? डेथ। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या हुआ? इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ, कि अगर इंसेक्ट इसको खा ले तो इसके, क्योंकि इसका जीनोम फिर इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा और वहाँ पे जब ये ट्रांसलेशन दिखाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो कैसे प्रोटीन होंगे वो? बीटी के पास हार्मफुल प्रोटीन बनाने के जीन हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन बनते हैं। और वो क्रिस्टल प्रोटीन, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ है? इंसेक्ट की गट में। प्रोटीन भी कहाँ बन रहे हैं? उसकी गट में। तो वो प्रोटीन क्या करेंगे? टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे और उस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो कॉटन का प्लांट बच गया। तो फिर दिमाग लगाया गया कि बीटी को डाल रहे हैं तो ऐसा बीटी में है क्या जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाता है। तो स्टडीज़ करके पता चला कि बीटी के जीनोम के अंदर जीन है जिससे क्या बनते हैं? टॉक्सिक, जिससे बनते हैं प्रोटीन जो टॉक्सिक हैं कॉटन के प्लांट के पेस्ट के लिए। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने? ये जीन निकाले। ये सपोज कीजिए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीनोम है, इसमें से सपोज कीजिए ये है वो जीन इंसेक्ट रेजिस्टेंस का। इस जीन को यहाँ से निकाला गया और इस जीन को कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया बेटा? कॉटन के प्लांट के अंदर। मतलब प्लांट का तो नहीं, जब वो कोई भी उसका सेल निकाला है, सोमेटिक कल्चर और सब आप पढ़ते हो ना, तो उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, एम्ब्रियो स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर वो साथ साथ में मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ होगा।
मल्टी रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी इस जीन की। कहाँ पे? कॉटन के प्लांट के कहाँ पे? एम्ब्रियो के अंदर। अगर एम्ब्रियो कल्चर कर रहे हैं हम तो वहाँ पे ये हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया और ये कॉटन के प्लांट की सेल्स के साथ ही क्या करता रहेगा? रेप्लिकेट भी होगा, उसके साथ ही ट्रांसक्राइब भी होगा, ट्रांसलेट भी होगा। ट्रांसलेशन से क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो वो प्रोटीन्स बनते रहेंगे प्लांट में। कहाँ तो हमें ये बाहर से डालना पड़ रहा था, अब प्लांट ऑटोमेटिकली अपने क्राई प्रोटीन्स बना रहा है। किस वजह से बना रहा है? क्योंकि ये क्राई प्रोटीन बनाने वाला जीन हमने बैसिलस से निकाल के और इसके अंदर डाल दिया। तो अब प्लांट को बाहर से किसी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। प्लांट अपने आप अंदर से ही क्या हो गया? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो अगर अब इंसेक्ट उसके ऊपर फीड करेगा तो मर जाएगा, तो आगे से आगे वो मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं। समझ आ गया? तो दिस इज द बेटा सेंट्रल आइडिया। तो इस तरह से जो कॉटन का प्लांट बनाया ना उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, क्योंकि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के जीन्स उसके अंदर हमने क्या करवा दिए? इंट्रोड्यूस। तो ये कैसा प्लांट बन गया? ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। ये क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ऑर्गेनिज्म में क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गई। तो इस चैप्टर का मेन सेंट्रल आइडिया ये है कि जीन्स को हम कट करेंगे जहाँ से हमें अच्छे लगे और डिज़ायर्ड लोकेशन पे जहाँ हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी ये इफेक्ट शो हो वहाँ पे उनको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सिंपल बात है। लेकिन ये जो 1.5 लाइन मैंने बोली है ना बेटा, ये थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे, थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे तो थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ टर्म्स भी हैं, कुछ टूल्स भी हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन दी ईजी वे। और डिफ़िकल्टी पता है एक्चुअल कब होती है? जब इस प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली करते हैं इन दी लैब, देन यू एनकाउंटर दी मेन डिफ़िकल्टी। तब आप कहोगे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वी नीड हाई पेशेंस लेवल टू एग्जीक्यूट ऑल दीज प्रोसेसेस, तब कह सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर नाउ। तो बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इन लेमैन लैंग्वेज? अगर एक सिंपल सी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू दी techniques of using organisms and enzymes from organisms for the use of human। ये लो, ये है बिल्कुल सिंपल। जब आप चैप्टर खोलते हो ना, चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी लिखा, उसके नीचे ही जैसे पढ़ना शुरू करते हो यही आ जाएगी पहली लाइन कि जब हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे या ऑर्गेनिज्म के किसी प्रोडक्ट को, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ एंजाइम्स फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म, उसको यूज़ करेंगे किसके लिए? फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग उसका फ़ायदा ले पाए, उस प्रोडक्ट का ले पाए, उस ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट का ले पाए, या उस ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोसेस मेंटेन कर पाए जो उसके ह्यूमन बींग के लिए हेल्पफुल हो। ये करना है बेटा हमें बायोटेक्नोलॉजी में। अब बायोटेक्नोलॉजी की तो बहुत सिंपल वाली डेफिनेशन, अब एक कॉम्प्लेक्स वाली पे आएंगे। आप ही उसी पेज के उसी पैरा के नीचे है एक डेफिनेशन, उस पर बाद में आते हैं। उस डेफिनेशन को समझने के लिए ना बेटा पहले में एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, ये आज के टाइम में बड़ा नया सा वर्ड और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। कुछ सालों पहले तक तो लोगों को इस टर्म का पता ही नहीं था कि क्या बायोटेक्नोलॉजी है। इट वॉज नॉट इन ट्रेंड, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी इज सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी एंशियंट। वेरी नहीं लगाना चाहिए, मतलब एंशियंट टेक्नोलॉजी है। कैसे? हम इसका यूज़ बेटा बड़े पुराने टाइम से कर रहे हैं, उस टाइम से कि जब हम जानते भी नहीं थे कि वी आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी। हमारी मम्मियाँ किचन में बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, है ना। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, ढाबास पे आप लोग खाने जाते हो, वहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी हो रही है। जहाँ पे अल्कोहल, बियर, वाइन बन रही है, वहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी हो रही है। अब घरों में कैसे, आपकी मम्मियाँ कैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं? देखो, आपकी मम्मा आपके लिए कर्ड बनाती है, इडली डोसा घर पे बनाती है, उसका भी बेटर बनाती होंगी, है ना। भटूरे चटूरे बनाती हैं, ढोकला बना रहे हैं। ये सभी चीज़ों में क्या यूज़ हो रहा है? यू आर यूजिंग दी ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम एज इट इज़ पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो, आप उसको मॉडिफाई तो नहीं कर रहे ना।
नहीं कर रहे हैं ना, इसमें एज इट इज़ पूरा ऑर्गेनिज्म हम डाल देते, कैसे डाल देते अभी समझा देती हूँ। तो इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस बायोटेक्नोलॉजी इज नोन एज द कन्वेंशनल, या इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, या इसको हम बोलते हैं बेटा क्लासिकल बायो टेक्नोलॉजी। और ऑन दी अदर हैंड एक और होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न या मॉलिक्यूलर बायो टेक्नोलॉजी। अब ये जो पुरानी है, मैंने कहा ना जब हमें पता ही नहीं था वी आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी, हम तब से बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। जैसे 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 घर पे मम्मा कर्ड बना रही है या आप कर्ड जो खा रहे हैं, मैंने कहा ना इसमें ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, पिछले ही चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए, क्या यूज़ करते हैं हम कर्ड बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ना कर्ड बनाने के लिए। क्या है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भैया, ऑर्गेनिज्म है। यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कब डाला, जब आप, मैंने कहा था ना दूध को ल्यूक वार्म कर लो, थोड़ा सा गर्म कर लो इसको, उसके अंदर थोड़ा सा इनोकुलम, जिसको खट्टा जामुन जो भी बोलते हो आप लोग अपनी लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा दही उसमें डाल के हिला के ढक के रख देते हैं ना 4 to 6 आवर्स के लिए, और क्या हो जाता है, कर्ड सेट हो जाता है। तो आपने मुझे इनोकुलम डाला, उस इनोकुलम के अंदर क्या था, देयर वर बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो यू आर मेकिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर योर बेनिफिट, दैट मीन्स यू आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैटर्स फॉर डोसा, इडली हो गया, डोसा हो गया, खमन हो गया, भटूरा हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें जो भी आप खाते हो, इन सब में भी क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ व्हाट, यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ ईस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन हम ईस्ट से भी करा सकते हैं, और कई बार मैंने बताया था ना इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया भी होता है, उससे भी हो सकता है। मीन्स अगेन ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। और आप देख लीजिए जो हमने वाइन पढ़ी थी, अल्कोहलिक बेवरेजेस, बियर पढ़ी थी, तो जितनी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस कहाँ बन रही थी, ये कहाँ बनती हैं बेटा, ब्रूअरीज में। किसकी वजह से बनती हैं, जो भी रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है ना, उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का अल्कोहलिक बेवरेज बना है। बियर बन रही है तो क्या यूज़ किया, मॉल्ट यूज़ किया होगा, है ना। अगर हमारे पास वाइन बन रही है तो फ्रूट जूसेस यूज़ किए होंगे। इसी तरह वो रम बन रही है तो मे बी मोलेसिस यूज़ किए होंगे, रॉ मटेरियल। तो उनके अंदर हम क्या डाल देते हैं, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईस्ट। तो अगेन जब हम इन सब चीज़ों के अंदर ईस्ट, पिछले चैप्टर में बनाई है ना हमने अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो इन रॉ मटेरियल में जब हम ईस्ट डालते हैं तो ईस्ट इनको फर्मेंट कर देती हैं, इनके शुगर को, और किस में चेंज कर देती हैं, इनटू दी अल्कोहल। तो अगेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यू आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कौन सा व्यू है, ये कैसी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि पुराने टाइम की है। इसमें क्या कर रहे हो आप, द होल ऑर्गेनिज्म is used without any modification। हम अपने पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, बट मेन चीज़ क्या है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। हमने उसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं की ना, बैक्टीरिया था एज इट इज़, वही इनोकुलम डाल दिया। हमने ये तो नहीं किया माइक्रोस्कोप के नीचे बैठे ढूंढे इनोकुलम में बैक्टीरिया है, फिर आपकी मम्मियाँ उस बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग कर रही है, ये अलग कर रही है, वो कर रही है, अच्छा मुझे तो ये चाहिए दही जमाने के लिए, इसकी ज़रूरत है, चलो इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे तो नहीं करते ना, घर में माइक्रोस्कोप तो नहीं लेके बैठना पड़ता ना कि बैक्टीरिया ढूंढो, फिर बैक्टीरिया में जो चीज़ ज़रूरी है उसको निकालो और फिर दही में डालो तो दही जमेगी, ऐसा नहीं होता। तो पूरा ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, ट्रेडिशनली या क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी पुराने टाइम की। अब मॉडर्न व्यू क्या हो गया, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कहाँ पे आया है बेटा, वी आर यूजिंग द ऑर्गेनिज्म बट इन द मॉडिफाइड फॉर्म। यूज ऑफ organism in the modified form। मतलब फॉर्म को मॉडिफाई कर लो, या ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पे, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करो, या उसके किसी पार्ट को, उसके किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी चीज़ को आप मॉडिफाई कर रहे हो। एग्जाम्पल बताऊँ, यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल पढ़ के भी आए हैं, हमने पढ़ी थी ना
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो हमने उसी में थर्ड जनरेशन वैक्सीन में मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको डीएनए वैक्सीन्स का। तो ये डीएनए वैक्सीन्स कैसे बन रही हैं? हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। हमने ऑर्गेनिज्म से क्या निकाला? उसका डीएनए निकाला, और उस डीएनए को हमने क्या किया? एज वैक्सीन यूज़ किया। उसकी हमने फिर मल्टीपल कॉपी और वो सब कुछ तो हम इस चैप्टर में भी डील करेंगे। ऐसे ही इफ़ वी आर मेकिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज़, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ अगर पैदा हो रहे हैं तो ये भी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का बनना, वैक्सीन्स का बनना, इतने टाइप के एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, इतने टाइप की नई दवाइयाँ बन रही हैं, उनमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ दी मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एक तो ये हो गई कन्वेंशनल, जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इज़ बीइंग यूज्ड। दूसरा यहाँ पे हो गया ये मॉडर्न, ये ज़्यादा क्या कहते हैं कि ज़्यादा एक बोल लीजिए मॉडर्न वे में, या ज़्यादा हम एक सुपीरियर वे में यूज़ कर रहे हैं टेक्निक का। यहाँ तो सिंपल सी थी, पूरा ऑर्गेनिज्म लिया डाल दिया। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर उसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीएनए वैक्सीन बनाने में हमने किया है ना। तो वो मॉडिफिकेशन की है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर व्यू। अब बायोटेक्नोलॉजी की अब बताओ, अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो एक टेक्निकल, तो कैसे लिखोगे? ये वाला व्यू पॉइंट भी है आपके पास, ये वाला व्यू पॉइंट भी है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनती है, बना सकते हो? अरे भाई बड़ा केओस हो गया, बड़ी खिचड़ी पक जाएगी, इस तरह से लिखूं कि इस तरह से लिखूं, कैसे लिखूं, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इस केओस को ख़त्म करने के लिए बेटा हमारे पास आई कौन? हमारे पास है बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। और EFB की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इट इज़ द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बेटा एक डेफिनेशन दिया, और वो डेफिनेशन ना बड़ा यूनिक सा है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो हमारे दोनों व्यू पॉइंट है ना, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का भी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, दोनों के साथ जस्टिस हो रहा है। दोनों को कंबाइन करके एक डेफिनेशन उन्होंने बनाया, और वो डेफिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ natural science and organisms, cell, parts thereof, and molecular analogues for products and services, अब ये डेफिनेशन है बेटा आपके चैप्टर में, आपकी बुक में पहले ही पैराग्राफ के एंड पे दी हुई है, और ये डेफिनेशन हमें एज इट इज़ विदाउट एनी चेंजेस लर्न करनी है। अपना कुछ नहीं लगाना इसमें। बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाली डेफिनेशन हो गई है ना। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट्स देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हाई फाई इंग्लिश। समझ आया पर क्या लिखा है? हमारा मेन मुद्दा है बेटा इसको समझना, और मेरा काम है आपको सिंप्लीफाई करके बताना हर चीज़ को। आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज रिटन हियर इन दिस डेफिनेशन। क्या कन्वे कर रही है डेफिनेशन आपको? ये कह रही है कि जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिज्म को, या उसकी सेल को, या उसका कोई भी पार्ट्स देयर ऑफ, मैंने कहा था ना ऑर्गेनिज्म लो या उसका कोई पार्ट लो, या फिर उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग, किस लिए ले रहे हैं? फॉर दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? फॉर दी मैनकाइंड। प्रोडक्ट सर्विसेज किसके लिए बन रही हैं? हमारे लिए भाई, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे यूज़ के लिए। तो ये बात कहना चाह रही हैं। तो इसमें पुराना और नया दोनों व्यू पॉइंट ही तो मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नेचुरल साइंसेज भी आ रही हैं हमारी, पूरा ऑर्गेनिज्म भी आ रहा है, उसके छोटे पार्ट भी आ रहे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, सेल को भी कर सकते हो, या उस ऑर्गेनिज्म का अगर कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग है। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है? जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़। हमारे लीवर के अंदर क्या होता रहता है बेटा? जो भी हमने खाना खाया, डाइजेशन हुई, ग्लूकोज बन गया, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इन लीवर, कहाँ पे? लीवर के अंदर, दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन।
और ये काम कौन करता रहता है? दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ बनता है? इन द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज, वहाँ बनता है ना। 11th में पढ़ के आए हैं हम ये फिजियोलॉजी में। तो अगर ये इंसुलिन ना हो, इन दी एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ही घुला हुआ रह जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें चेंज तो हो नहीं रहा, ग्लूकोज के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे ब्लड में। और इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। वो क्या बोलते हैं? उससे क्या हो जाती? शुगर हो गई भाई, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड में शुगर के लेवल ज़्यादा आने लग गए, है ना। नॉर्मल 80 to 100 लेते हैं ना हम लोग फास्टिंग, और अगर खाने के बाद है आफ्टर डाइट नॉन फास्टिंग है तो उसको हम 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड लेते हैं, है ना। तो ये वैल्यूज़ क्या है? मिनिमम की इतना, इससे ज़्यादा एक्सीड कर गया तो मतलब आपको क्या हो गई? डायबिटीज़। मतलब आपको ना हो, भगवान ना करे बेटा, है ना। ये समझाने के लिए वो लैंग्वेज ऐसा यूज़ हो जाता है टीचर से। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये इंसुलिन नहीं है वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो अब अगर उनको डायबिटीज़ से, अब आपको पता है जिनको ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाए उनको हमें डायबिटीज़ के शॉट्स देते हैं, डायबिटीज़ के नहीं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ना। कई बार तो पर्सन खुद भी ले रहा होता है, वेरी पेनफुल, दोनों तीनों डाइट से पहले इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अपना खुद का इंसुलिन तो बन नहीं रहा तो बाहर से ले रहे हैं। तो ये इंसुलिन कहाँ से लाए हम? ये इंसुलिन हमने क्या किया? हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कहीं से निकाला और किसी और बैक्टीरिया में डाल के उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के और उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वो इन दी फॉर्म ऑफ हमें इंजेक्शन, इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड या दवाई या मेडिसिन या इंजेक्शन कुछ भी कह लो, उस फॉर्म में हमें अवेलेबल है और हम उसको अब अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। कैसे बनाया? जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया। तो इंसुलिन अपनी बॉडी में नहीं था, हम रेडीमेड इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं। तो वो इंसुलिन भी तो हमने किसी ऑर्गेनिज्म में ही बनाया, लाइक बैक्टीरिया में बनाया है। तो ये इंसुलिन जो हम रेडीमेड वाला ले रहे हैं, ये हमारे एक्चुअल इंसुलिन का क्या हुआ? मॉलिक्यूलर एनालॉग ही तो है, जिसे अपन उस चैप्टर के अंदर भी पढ़ रहे थे। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था ना, ये LNG, प्रोजेस्टासर्ट, ये इस तरह के हम हार्मोनल पिल्स दे रहे थे ना। किस चीज़ के लिए? याद है ना किस चीज़ के लिए? क्या थे ये? कंसेप्शन से बचने के लिए। क्या थे ये? सारे के सारे मेथड याद है ना, कि किसी भी तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल और इन सब के हम क्या दे रहे थे? एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन थोड़ी डाल रहे थे, उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हम लोग प्रेस्क्राइब कर रहे थे, है ना। तो वो भी क्या थे? मॉलिक्यूलर एनालॉग थे, कि बॉडी में किसी चीज़ का लेवल आपने बढ़ाना है घटाना है, या तो बॉडी के मैकेनिज्म से वो काम करवा लो, नहीं करवा सकते तो बाहर से वो चीज़ बॉडी के अंदर डाल दो। जैसे एड्रीनलिन, इमरजेंसी हार्मोन, कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है, जाते ही आप किसी इमरजेंसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो, डॉक्टर जाते ही कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, एड्रीनलिन का इंजेक्शन आपको दे देते हैं। तो बाहर से डाला गया। तो ये बाहर वाला रेडीमेड एड्रीनलिन क्या था? आप वाले नेचुरल एड्रीनलिन का मॉलिक्यूलर एनालॉग था। समझ में आ गया? तो ये है बेटा डेफिनेशन EFB की। देखो पहला लेक्चर है, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन हम NCERT की कोई भी वर्ड छोड़ नहीं सकते। थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो रहा होगा, पर नहीं, कोई बात नहीं, आगे तो टेक्निक्स और टूल शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पर इसकी ईच एंड एवरी लाइन को आपको समझना है, समझोगे तभी आप इसको लर्न कर पाओगे, है ना। और लर्निंग में रट्टा नहीं लगाना होता बायो के अंदर। बड़ी गलत ये आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। बायो तो रट्टा का सब्जेक्ट है भैया, किसने कहा रट्टा का सब्जेक्ट है? मार लो ना रट्टा, अगर रट्टा आता तो रट लो पूरा सब्जेक्ट, बिना समझे नहीं रट सकते बेटा। तो इसलिए चीज़ों को समझो, समझने के लिए इतना जोर आपके ऊपर लगाया जा रहा है। अगर वो मुझे क्या है, मैं तो इसको 15 मिनट में ख़त्म करके ठाटा चलो जी नेक्स्ट टूल्स और टेक्निक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, जिसको हमें एज इट इज़ लर्न करना है। अब आप आ जाइए, हमने टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ ली। नाउ अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल काम पे, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे पास बेटा 2 कोर प्रिंसिपल्स हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी लिखा हुआ है ना, 2 कोर प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। किन 2 प्रिंसिपल पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है? बोर हो रहे होते ना, थोड़ा इंटू 1.5x कर लिया करो, सुनते रहा करो मज़े से, पर स्किप मत किया करो बेटा। और वो 2 प्रिंसिपल क्या है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड इज नोन एज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये हैं बेटा 2 प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। और क्या कहते हैं ये 2 प्रिंसिपल? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है? इट इज द टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री, टेक्निक
to alter the chemistry of genome या जेनेटिक मटेरियल, जीनोम कह लो या जेनेटिक मटेरियल कह लो, जो मर्जी कह लो। और जेनेटिक मटेरियल मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, लेकिन किसी किसी में आरएनए भी हो सकता है, लाइक आरएनए वायरसेस में, है ना, रेट्रोवायरसेस जो होते हैं। तो टेक्निक टू ऑल्टर दी केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमने क्या करना है, जैसे अभी किया था ना, हमने नीली आंखों वाले का जीनोम निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया, उसमें से अपने मतलब का जीन, वहाँ से डिजायरेबल जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया था, उसको जिस डिज़ायर्ड, जिसको उसकी ज़रूरत थी, उसको हमने होस्ट का उसके जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा दिया, और फिर देखा उससे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो ये सारा कुछ किसके अंदर इंक्लूडेड था, ये हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो की थी, कि जो डिज़ायर्ड जीन है जिसके भी जीनोम में है, उसका जीनोम लिया, उसमें से वो डिज़ायर्ड जीन कट किए। कैसे कट करते हैं, विद दी हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। ऐसी कैंची नहीं हमारे वाली, भी मॉलिक्यूलर सीजर्स हम पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उनकी हेल्प से वो जीन को वहाँ डीएनए से काटा, उसको निकाला और अपने डिजायर्ड जीनोम के अंदर डाल दिया, विद द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर और विदाउट कैन ऑल्सो बी डन। वहाँ पे डाल दिया तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड देन टू introduce these into the host genome, होस्ट के जीनोम के अंदर डाल दिया, और फिर क्या किया कि उसके फिनोटाइप के अंदर क्या क्या मैनिपुलेशन आई, एंड टू to bring about modification in host genome phenotype। है ना, ऐसे ऐसे लिखना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लिख लेते हैं, एंड टू ऑल्टर दी फिनोटाइप ऑफ होस्ट जीनोम, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी की भाषा हो गई, मज़ा आता लिखने में। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया हमने, डीएनए या आरएनए को ऑल्टर किया। ऑल्टर का मतलब क्या, या तो उसमें कुछ लाके जोड़ दिया या उसमें से कुछ निकाल लिया, ऑल्टरेशन कर दी, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू दी होस्ट जीनोम, डाल दिया जी वहाँ पे। फिर उसके बाद टू ऑल्टर दी फिनोटाइप इन दी होस्ट जीनोम, किस लिए डाला कि उस होस्ट जीनोम की फिनोटाइप ही तो हमें ऑल्टर करनी थी। वो जो डिजायर्ड जीन था ब्लू आई का, हमें अपने अंदर चाहिए था। आप देखो फिनोटाइप हमारी चेंज हुई कि नहीं हुई, तो वो फिनोटाइप को भी ऑल्टर करना है। और अब ये वाला जो इतना करने का स्टेप था ना, डाल दिया जीनोम में होस्ट के, ये थी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब क्या करना है, अब आएंगे हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे। ये क्या होती है, इसको भी ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है, बिकॉज इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब क्या है, कंटेमिनेशन फ्री, contamination free ambience for biochemical processes to ensure the growth of only desirable microbe for obtaining biotechnological products such as vaccines, enzymes and antibodies। अब देखो बेटा, ये आपने इतनी मेहनत करी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली, काटा कूटा जीन को दूसरे के अंदर डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, और अब वेट कर रहे हो कि वो मल्टीप्लाई करे और हमें जीनोटाइप दिखाई दे, मतलब फिनोटाइप में वो चेंज दिखाई दे। ये आपने इतनी मेहनत की,
लेकिन अगर आप ये सेकंड स्टेप नहीं करते हो तो सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मेहनत पे पानी क्यों फिर जाता है? क्योंकि जो जीन आपने डाला है, फॉरेन जीन, जो डिज़ायरेबल जीन था, होस्ट के अंदर डाल दिया है। अब सबसे पहली बात, आपने तो डाल दिया, हाथ झाड़ के भाग नहीं सकते अभी आप। अब आप ये देखो उस होस्ट की सेल के अंदर क्या वो जीन वहाँ पे मेंटेन भी तो करवाना है ना। क्या कहीं होस्ट का सेल उसको रिजेक्ट तो नहीं कर देगा उस जीन को कि भाई तूने तो डाल दिया, मैं नहीं इसके साथ डील करता, मैं नहीं इसको अपने अंदर रेप्लिकेट, ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसलेट होने देता? फिर क्या करोगे? तो हमें क्या करना है, उस जीन को वहाँ पे मेंटेन भी करना है, और उस जीन के अलावा और किसी तरह की कोई अब मेंटेन करना है। सपोज करो जैसे मैंने कहा था ना, वो बैसिलस thuringiensis का जीन हमने कॉटन के एम्ब्रियो के अंदर डाल दिया, कॉटन प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, वहाँ पे वो डाल दिया। अब वहाँ पे उस एम्ब्रियो में जब ग्रोथ हो रही है, उस एम्ब्रियो को हम उगाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसमें सेल डिविजन्स होंगी, तो वो कैसा होगा? हम क्या क्या करेंगे? इसको लेबोरेटरी के अंदर करेंगे। कैसी कंडीशंस होनी चाहिए? स्टेराइल कंडीशन। अगर किसी तरह की मतलब कि एसेप्टिक कंडीशंस वहाँ पे हुई, स्टेरिलिटी वहाँ पे नहीं हुई, समझ रहे हो, स्टीराइल कंडीशन नहीं हुई, किसी भी तरह का वहाँ पे कंटेमिनेशन हुआ, तो क्या हो जाएगा? आपके एम्ब्रियो के साथ साथ उसको फंगस लग गई, उसको बैक्टीरिया खा गई, वो आपका पूरा का पूरा कल्चर ही खराब हो गया। फिर क्या करोगे? क्या हुआ इस मेहनत का फ़ायदा जब वो एम्ब्रियो आगे उगा ही नहीं, बड़ा ही नहीं हुआ, उसको बीमारियाँ ही खा गई, उसको फंगस बैक्टीरिया यही लग गए, कंटेमिनेटेड हो गया, बेकार हो गया, फेंक दो। तो हमें क्या कराना पड़ता है? हमें जो भी कुछ यहाँ पे किया है उसको बहुत अच्छी कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर उसको मेंटेन भी करना होता है, कि ताकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डिज़ायरेबल माइक्रोब है बस वही वहाँ पे पनपे, वही मल्टीप्लाई हो, उसी की ग्रोथ हो, अनडिज़ायरेबल चीज़ कोई भी उसके साथ ना बढ़े जो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या ऑब्टेन करना है यहाँ से? उस चीज़ से जिसको हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनाया है, हमें उससे क्या चाहिए? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज वैक्सीन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़। ये पूरा एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तो किया है हमने इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के बाद उस चीज़ को मेंटेन किया है कल्चर को। कैसे करते हैं इसको? लेबोरेटरीज में, स्टेराइल कंडीशंस में। तभी तो आप बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर अगर जाओगे तो कभी ऐसे नहीं घुसने देते, मुंह उठाए घुस गए, शूज़ बाहर, चप्पल बाहर, मुंह पे मास्क लगाओ, बोलना नहीं है। और कई जगह तो पूरी पीपी किट पहना के अंदर कि आपकी बॉडी के साथ किसी भी तरह का कोई अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल माइक्रोब कहीं कल्चर के अंदर चला ना जाए और कल्चर कॉन्टेमिनेट ना हो जाए, समझे? तो ये सब कुछ करने के बाद फ़ायदा तभी है अगर आपने उसको फर्दर मेंटेन करा के रखा उस जीन को। नहीं करा के रखा तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, खराब। तो समझ आया? तो दीज आर दी टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो अब इतनी टेक्निकलिटी पे आने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है एक्चुअल में। हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करा रहे हैं। अभी हमने यही बोला ना मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को, तो कि ऑर्गेनिज्म की हम मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी में बेटा हम क्या करवा रहे हैं? वी आर मॉडिफाइंग दी ऑर्गेनिज्म अपने मतलब के लिए, कि हमें उससे कुछ या तो उसका प्रोडक्ट लेना होगा या किसी ना किसी प्रोसेस के लिए हमें वो रिक्वायर्ड होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं। तो मैडम ये मॉडिफिकेशन तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी तो कितने सारे रिकॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है ना, मम्मी और पापा मतलब कि ओवम और स्पर्म जब आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बना, जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन हुई और इतना बड़ा मल्टी सेलुलर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल क्लोन तो नहीं होता, ना अपने पापा का होता, ना अपनी मम्मा का होता, इवन ना तो अपने बायोलॉजिकल सिबलिंग्स का होता। क्लोन तो नहीं होता ना, कुछ कैरेक्टर मम्मी के, कुछ कैरेक्टर पापा के, लेकिन कुछ कैरेक्टर उसके अपने कुछ नए भी होते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं? रिकॉम्बिनेंस की वजह से। रिकॉम्बिनेशन हुआ ना क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे, उसकी वजह से वो नए कॉम्बिनेशंस बने। तो वो नए कॉम्बिनेशंस क्या हैं? मॉडिफाई तो हुआ है ना ऑर्गेनिज्म, उसमें नए कैरेक्टर्स आए हैं जो ना मम्मी में थे, ना पापा में थे, ना किसी भाई बहन में थे। हर एक में अपनी कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो वो किसकी वजह से हुए? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो ये हो रहा है। तो इस तरह का काम तो हम भाई उसमें भी करवा सकते हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, हम ग्राफ्टिंग के एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उसमें भी तो हम यही करते हैं, ये चीज़ का ये बेटर है, इस चीज़ का ये बेटर है, इन दोनों चीज़ को मिला दो और हमारे पास डिज़ायर्ड कैरेक्टर आ गया। लेकिन इन सभी एक्सपेरिमेंट में आपने एक चीज़ देखी होगी, इन सबसे
ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट हैं, ग्राफ्टिंग के एक्सपेरिमेंट हैं, इन सब चीज़ों में क्या दिक्कत होती है, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर आप लाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो, उस डिज़ायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ कुछ अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर भी जो उस प्लांट के आते हैं, है ना, वो अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर भी तो आपके पास आ जाते हैं ना, जिनको आप चाहते नहीं थे आना, पर भैया वो तो अब पॉसिबल ही नहीं है, वो तो साथ में आएंगे ही डिज़ायर्ड के, तो उनको भी झेलना पड़ता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ना बेटा हमें एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है बायोटेक्नोलॉजी का? द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ दैट कि बायोटेक्नोलॉजी में वी डील ओनली विद द डिज़ायरेबल जीन्स, नो स्कोप ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स टू कम। क्योंकि ये डीएनए था, आपको अगर इस जीन की ज़रूरत है तो बस आप इसी को लाओगे, जो और इधर उधर के जीन है जो आपको नहीं चाहिए उसको आप वहीं छोड़ाओगे, बस जिस जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप उसी को काट के निकाल लोगे। तो कहाँ आया? अनडिजायर्ड जीन आया ही नहीं, तो अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी नहीं आएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से अगर कोई बात आपको ऐसे कहे ना कि उसमें भी तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उसमें भी तो नई चीज़ें बन रही हैं, उसमें भी तो मॉडिफिकेशन हो रही है ऑर्गेनिज्म की, हो रही है भैया, हम नहीं कह रहे नहीं हो रही, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज है जो बायोटेक्नोलॉजी में हम एज एडवांटेज हमें मिल जाता है। कैसे? इसमें डिज़ायरेबल के साथ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर भी आ जाता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायरेबल कैरेक्टर, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ डील करते हैं। समझ में आया? बस ये है बेटा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो अब पहले हम लोग कर लेते हैं जीन क्लोनिंग, उसके बाद आएंगे कंस्ट्रक्शन वाली स्लाइड के ऊपर। अब ये जीन क्लोनिंग क्या है? देखो बेटा इसको ध्यान से समझना, बस एक तरह से समझो चैप्टर शुरू ही हो रहा है अब हमारा। अब जीन क्लोनिंग हमारे पास क्या है? अब सपोज कीजिए बेटा ये है मेरे पास एक डीएनए, है ना, डीएनए का ये इतना सा हिस्सा, ये डीएनए था ना, इसका ये इतना सा हिस्सा क्या है? द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर सम प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जीन। तो इस डीएनए में से ना ये एक जीन है जिसकी मुझे बड़ी घनी आवश्यकता है, तो मैंने इस जीन को यहाँ से विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर काटा और इसको यहाँ से मैंने निकाल लिया। ये लो, अब ये वाला येलो कलर का छोटे वाला जीन मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया? अरे अरे, ये क्या आ गया? मैंने ये जीन निकाल लिया। कहाँ से निकाला है? ये जीन मैंने निकाला है यहाँ से। तो ये वाला जीन मेरे पास यहाँ आ गया। दिस इज़ माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जिसको हम अभी तक कह रहे थे डिज़ायरेबल जीन। जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायरेबल जीन वन एंड दी सेम थिंग, सिर्फ इंग्लिश का हेरफेर है। अब क्या करना है? मैंने जीन किसी पर्पज़ के लिए निकाला होगा, इसको किसी होस्ट में डालना है, तो मैं क्या करूँगी? पहले इस जीन को मैं किसी वेक्टर के अंदर डालूंगी। सपोज करो ये यहाँ पे एक प्लाज्मिड, अभी वेक्टर मत नाम लो, मैंने इस जीन को निकाला और ये है मेरे पास एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड समझते हो ना, बैक्टीरिया के अंदर होता है ना उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो जितना मैंने जीन यहाँ से काटा और जिन सीजर से काटा, उन्हीं सीजर से ना बेटा मैंने यहाँ पे कट्स लगा दिए और इतना पार्ट मैंने इसका रिमूव कर दिया। जब मैंने इसका इतना पार्ट रिमूव कर दिया, मेरे पास तो एडवांटेज है, ये लो मैंने कर दिया, ठीक है। ये लो मैंने इतना पार्ट निकाल दिया और ये वाले पार्ट को उठा के इसके अंदर बेटा कर दिया मैंने इनकॉर्पोरेट। समझ में आया? इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करवा दिया। तो ये वाला जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड अब कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज डीएनए। तो ये क्या बन गया? दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसका पिंक वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, इसमें कुछ अलग ही जीन मैंने इसका वो जीन निकाला और उस जीन की जगह मैंने कोई और जीन यहाँ पे डाल दिया, विच आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ येलो कलर। तो ये डीएनए क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट बन गया ना, कुछ नया इसमें जुड़ गया। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब आप समझते हो, अब वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, वो रिकॉम्बिनेंट बन गया, एक जैसा नहीं है, नया जीन इसके अंदर आ गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बेटा मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया इनटू अ बैक्टीरियल सेल। इंट्रोडक्शन इनटू अ बैक्टीरियल सेल। क्यों करवाया? क्योंकि देखो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली, मुझे इसको मॉडिफाई करना था, मैंने कर दिया। ये लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ? मुझे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज चाहिए।
मल्टीपल कॉपी चाहिए, कैसे बनाऊंगी? कोई पेपर होता तो फटाफट फोटोकॉपियर मशीन में रखती और फटाफट फोटोकॉपीज निकाल लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं अब इसकी मल्टीपल कॉपी कैसे बनाऊँ? प्लाज्मिड को अब मैं क्या डाल दूंगी? एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये लो बेटा, ये आ गया अपने पास बैक्टीरियल सेल, है ना। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये तो हो गया इसका अपना न्यूक्लियोइड। बाकी ये सेल वॉल चलो बना दूं क्या? नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ओह मैडम को पता ही नहीं बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होती है ना। चलो, तो अब ये वाला जो प्लाज्मिड है ना बेटा, वो मैंने करवा दिया इंट्रोड्यूस यहाँ पे। ये लो, ये आ गया अपना प्लाज्मिड, है ना। भैया होंठ निकाल के आप रोने क्यों लग गए? चलो, ये आ गया प्लाज्मिड। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट था हमारे पास? यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये प्लाज्मिड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसको मैं रख दूंगी इन दी कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में क्या होगी बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो उसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो कल्चर मीडिया में इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएंगी बैक्टीरिया की। मीन्स बैक्टीरिया के अंदर कौन बैठा है? प्लाज्मिड, उसकी भी क्या बन जाएंगी? मिलियंस ऑफ कॉपी। और प्लाज्मिड के अंदर क्या था? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी आपको चाहिए थी मिलियंस ऑफ कॉपी, वो आपने बना ली। तो आपने क्या कर दिया? जीन क्लोनिंग का मतलब पता है क्या है? टू प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन। लिटरल मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग या टू प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी जीन है अगर आप उसको मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो क्या करोगे? उस जीन को मैंने निकाला, उसको एक प्लाज्मिड के अंदर मैंने अटैच करवा दिया, उसकी रिकॉम्बिनेशन करवा दी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस प्लाज्मिड को अब मैंने मल्टीपल कॉपीज बनने के लिए एक बैक्टीरियल सेल में डाल दिया। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन क्लोनिंग। तो याद रखोगे? तो मुझे लगता है बेटा आज के लिए इतना बहुत है। तो जीन क्लोनिंग तक हम करते हैं, उसके आगे अब हम लोग करेंगे जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था। और उसके अलावा हम अपनी पूरी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, टेक्निक, टूल्स, उन सब चीज़ों के साथ डील करेंगे। बट दैट वी विल टेक अप इन दी इनकमिंग लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।